तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कौन सा फिनोमेना होता है? ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर अनचार्ज बॉडी को, अनचार्ज कंडक्टर भी बोल सकते हो, ओके, मोस्टली हम इसमें कंडक्टर्स को ही चार्ज करते हैं, जिसमें हम किसी भी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करते हैं, किसकी हेल्प से? किसी भी एक चार्ज बॉडी की हेल्प से। बट इसमें एक केस होता है कि हमें दोनों बॉडीज, जो चार्ज बॉडीज है और अनचार्ज बॉडीज है, दोनों को कैसे रखना है? फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रखना है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। So it is the temporary electrification of a conductor when a charged body is brought near it. ठीक है, तो इसी पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो फिनोमिना टेक प्लेस होता है, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस में मैंने बताया था तुम्हें कि अभी दो बॉडीज लेनी है, एक कौन सी? कंडक्टर। तो समझ लो मैंने यहाँ पे कंडक्टर ले रखा है और इस कंडक्टर को मैंने एक इंसुलेटर स्टैंड में इस तरीके से फिक्स कर रखा है। दिस इज इंसुलेटर स्टैंड, जिसको मैंने इस तरीके से शेड कर रखा है। दिस इज इंसुलेटेड स्टैंड, एंड ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो कंडक्टर्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं एंड पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी तो ये कंडक्टर एज अ होल क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इसको मुझे चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि आपने इससे पहले वाले मेथड के बारे में पढ़ा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो उसमें आपने नोट्स में देखा होगा कि इबोनाइट रॉड होती है। इबोनाइट रॉड को जब हम चार्ज करते हैं तो वो कौन सा चार्ज कैरी कर लेती? नेगेटिव चार्ज। तो लेट अस कंसीडर कि हमने यहाँ पे इबोनाइट रॉड ले रखी है। इबोनाइट रॉड कौन सी चार्ज की होती है? नेगेटिव चार्ज की होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम इबोनाइट रॉड को इस कंडक्टर के नियर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ की तरफ आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाएंगे, इस एंड में। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर में, वो ड्यू टू इस इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से किस एंड में आ जाएंगे? दूसरे एंड में चले जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्जिंग बॉडी के अंदर जो चार्ज है, इस चार्ज को हम क्या कहते हैं? तो इस चार्ज को हम कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। दिस इज इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज कौन सा चार्ज होता है? वो चार्ज जिसकी हेल्प से हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो ये चार्जिंग बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूसिंग चार्ज। नाउ अब आपने देखा होगा जैसे ही हमने इंड्यूसिंग चार्ज के बगल में रखा तो यहाँ पे इस कंडक्टर पे अचानक से दो अलग अलग एंड, इसके एंड पे दो अलग अलग चार्जेस आ गए हैं। तो ये दोनों चार्जेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूसिंग और इंड्यूस में थोड़ा फर्क रखना, इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, इंड्यूसिंग चार्ज ये है और इंड्यूस चार्जेस क्या है? कि जब हमने कोई चार्जिंग बॉडी के नियर में रखा और उस केस में दोनों तरफ ये जो चार्ज अचानक से यहाँ पे इंड्यूस हो गए, उनको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। लेकिन अभी भी इसमें दो चार्जेस प्रेजेंट है, हमें इसको एक ही चार्ज की बॉडी बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसमें क्या करेंगे कि जो उसका दूसरा एंड है इस तरफ का, जहां पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को तो किसने होल्ड करके रखा हुआ है? इस इंड्यूसिंग चार्जेस ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां से हम क्या प्रोवाइड करा देंगे? अर्थिंग। ये अर्थिंग का साइन होता है, अर्थिंग प्रोवाइड करा देंगे। अर्थिंग जब प्रोवाइड कराता है तो एक चीज याद रखना, ग्राउंड एक पोटेंशियल पे रहता है जिसको हम कहते हैं जीरो पोटेंशियल। तो ग्राउंड की खासियत क्या है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं तो ग्राउंड क्या करता है? कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर कर देगा, या फिर अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो उस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। अभी यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया था, जब भी ट्रांसफर होता है तो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही हम इसे ग्राउंड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? कहाँ फ्लो करते हुए चले जाएंगे? ग्राउंड में फ्लो करते हुए चले जाएंगे।
तो जब ये ग्राउंड में फ्लो कर जाएंगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स तो अब सारे के सारे ग्राउंड ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब इस कंडक्टर पे सिर्फ कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को किसने होल्ड करके रखा हुआ है, इस पर्टिकुलर इबोनाइट रॉड ने। अब जैसे ही हम इस इबोनाइट रॉड को हटाएंगे, इस तरीके से रिमूव करेंगे, ओके, रिमूव किया, देन रिमूव करने के बाद जो भी ये पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे कंडक्टर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, और हमारे पास जो ये कंडक्टर है जो कि पहले अनचार्ज था, अब ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? अंशिका गॉट इट? यस मैम। ओके, तो इट मीन्स कि जो भी हमारे पास कंडक्टर है उस पे कौन सा चार्ज आना चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी इंड्यूसिंग चार्ज है उस पे डिपेंड करेगा। तो अगर हमने इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव ले रखा है तो जो भी कंडक्टर है वो कौन सी चार्ज का बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का। इसी का जस्ट मैं अगर क्या कर दूं, वाइस वर्सा कर दूं, उल्टा कर दूं, कि अगर मैंने इंड्यूसिंग चार्ज यहाँ पे क्या लिया होता, पॉजिटिव लिया होता, ठीक है, तो उस केस में मतलब अगर मैंने यहाँ पे ग्लास रॉड ली रहती तो उस केस में यहाँ पे जो भी हमारे पास कंडक्टर है वो कौन से चार्ज का बनता, अपोजिट चार्ज का, मतलब कौन से चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट डाउट, किसी का कोई डाउट है, जो भी वीडियो सीरीज आपको भेजी है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप 1 बाय 1 करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कोई डाउट है बच्चों का, किसी भी बच्चे का डाउट है? इसमें एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, कुलाम्स लॉ या कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आपने एक क्वांटिटीज देखी होंगी, उसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। F12 या F21 ये चीज देखी थी आप सबने। इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे सफिक्स में 1 2 या 2 1 लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? तो एक चीज याद रखना कि जो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, पहले वाले में पहले जो यहाँ पे प्लेस है उसमें नंबर क्या है, 1 है, सफिक्स में हमने क्या लिखा, 1, और इसके सफिक्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, 2। तो इट मींस हम यहाँ पे कौन से चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, Q1 को कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कौन से चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, सेकेंड चार्ज को। अब कैसे समझ लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे क्या ले रखे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस ले रखे हैं, ठीक है, एक है Q1 एंड सेकेंड वन इज Q2, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इट मींस ये Q2 इस Q1 पे फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड एज वेल एज ये Q1 भी इस Q2 पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। तो जब दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं तो कूलम्ब्स लॉ में तुमने पढ़ा इन वेक्टर फॉर्म में, उसमें एक डेरिवेशन थी जहां पे आपने पढ़ा कि F12 इज इक्वल्स टू किसके निकल के आता है, माइनस का F21 की। मैग्नीट्यूड की बात करें कि जो फोर्स फर्स्ट वाले चार्ज पे लग रहा है वही फोर्स किस पे लगेगा, सेकंड। मतलब अगर Q2 इस Q1 पे 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो इट मींस ये Q1 भी Q2 पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 12 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो ये चीज आपने पढ़ी, लेकिन यहाँ पे मीनिंग आता है कि 1 2 और 2 1 का मीनिंग क्या होता है। तो F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। क्योंकि देखो अब हमें इन दोनों में से तो किसी एक को कंसीडर करना पड़ेगा। जब एक को कंसीडर करेंगे तो अभी हमने F12 की बात करी तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे Q1 की बात कर रहे हैं कि Q1 पे Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं, F12। मतलब हमने यहाँ पे किसको कंसीडर किया है, Q1 को कंसीडर किया है, और इस Q1 पे कितना चार्ज लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, F12 पढ़ेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे F21 की बात करें, F21 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। इट मींस कि अब हमने यहाँ पे किसको कंसीडर किया, सेकंड चार्ज को, कि सेकंड चार्ज पे Q1 कितना फोर्स लगा रहा है वो कौन बताएगा, यहाँ पे F21। तो इट मींस जो सबसे पहले प्लेस पे लिखा है उसी चार्ज की वहां पे बात हो रही है, और
किसकी वजह से लग रहा है उस पे फोर्स, तो जिस भी चार्ज की वजह से लग रहा है उसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, सेकंड प्लेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आई थी इसमें। और किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप सब पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करा सकती हूँ। एनी डाउट्स? किसी के कोई डाउट्स हैं स्टूडेंट्स? ओके, तो एक और इसमें एक चीज आपको समझा देते हैं, ताकि जो कि आपने नई चीज पढ़ी थी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। एक चीज आपको बता दूं कि जो भी आपकी यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप, और ये ज्यादा वेटेज की ये ज्यादा वेटेज वाली भी रखती है, इसमें से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में। तो अगर आपने अच्छे से ये यूनिट पढ़ ली तो आपको बहुत ही कम यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी यूनिट थर्ड में जाके। यूनिट थर्ड कौन सी है? तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म है। तो जो भी यहाँ पे तुम फिनोमेना पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो सारे के सारे वहां पे जाके इलेक्ट्रिक को हटा के मैग्नेटिक बन जाएंगे। तो इट मीन्स कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा और आप इजिली मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट भी कवर कर लोगे। और सेकेंड थिंग ये है कि जो आपके डाउट्स हैं वो तो यहाँ पे लिए जा रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, और अगर इसी सेशन में न्यूमेरिकल्स हो गए तो अच्छी बात है। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। फेयर कॉपी में क्या क्या चीजें नोट डाउन होनी चाहिए? फर्स्ट वन, जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, अगर आपको किसी और बुक से भी नोट्स बनाने हैं तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ जो भी आपको लाइव सेशंस में जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं वो आपको करने हैं। तो इसीलिए जब आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाए तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देके और साथ ही साथ नोटबुक लेके बैठे, ताकि आप वो न्यूमेरिकल्स भी नोट डाउन करते रहे। वरना रफ कॉपी में कर सकते हैं, उसके बाद देन उसको फेयर में डन कर सकते हैं आप। तो आगे मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट्स चार्जेस बता रहे थे। स्पीक लाउडली। इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट चार्जेस बता रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, व्हाट इज योर नेम? अंशिका। अंशिका, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मींस अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है तो इस चार्ज के ऑल अराउंड एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसके ऑल अराउंड एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिस स्पेस के अंदर आने के बाद कोई भी जो दूसरा चार्ज है उस पे क्या लगेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। तो उस पर्टिकुलर स्पेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये हमने कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, और ये भी याद रखना कि जिसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं दूसरा चार्ज, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस चार्ज की वजह से बहुत ही कम होगा, तभी जाके ये जो चार्ज है इसके फील्ड में आके अच्छे से फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा। वरना क्या होगा कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो इस पर्टिकुलर चार्ज की पोजीशन को क्या कर सकता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए हम जो भी यहाँ पे चार्ज लेंगे, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ज का, सोर्स चार्ज का क्या लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। तो इट मींस अगर हमने कोई भी यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले रखा है और ये टेस्ट चार्ज को मैंने कहाँ पे प्लेस कर दिया? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लेस कर दिया है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लेस करने के बाद इस चार्ज पे क्या लगेगा? एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो इसी पर्टिकुलर स्पेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो अभी आपने देखा होगा, नोट्स तो अभी प्रोवाइड नहीं कराया, लेकिन आपने वीडियो सीरीज में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर रखा है? इट इज दी फोर्स experienced by per means upon divided लेते हैं ऐसे, ठीक है, per unit test charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the force experienced by per unit test charge F upon Q naught। यहाँ पे Q naught क्या है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज।
और अभी मैंने आपको बताया था ना कि जितना कम मैग्नीट्यूड का हम टेस्ट चार्ज लेते हैं उतना ही परफेक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता लग रहा है कि जितना कम Q नॉट, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट निकल के आ रहा है, तो जितना कम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वहां पे उस सोर्स चार्ज का क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तो आप फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखना। तो इसकी डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंसीडर क्या किया है, एक सोर्स चार्ज कंसीडर किया है, ठीक है। दिस इज अ सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने क्या ले रखा है, Q ले रखा है। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी के ही इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर, इसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, कितना मैग्नीट्यूड का, Q नॉट। इसका कितना मैग्नीट्यूड है, Q नॉट। सोर्स चार्ज इज Q and magnitude of test charge is Q naught, and both are separated by r distance. Both are separated by r distance. r distance से जब ये सेपरेशन होगा तो हमें यहाँ पे किस पे फोर्स देखना है, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स देखना है। जब इस टेस्ट चार्ज पे हम फोर्स देखेंगे तो वो कैसा निकल के आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा इधर की तरफ। मतलब जैसे ही हम ये टेस्ट चार्ज इस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इट मींस इस पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, A to B, किधर की तरफ होगी, आउटवर्ड्स होगी, टुवर्ड्स दी राइट साइड होगी। तो ये है फोर्स F जो कि इस टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, जो भी ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस टेस्ट चार्ज पे इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्जेस का क्या, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, दोनों चार्जेस क्या है, Q एंड Q नॉट, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया Q एंड Q नॉट, एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, तो मैंने यहाँ पे R ले। नाउ अभी आपने ऊपर देखा, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी थी, पुट दिस वैल्यू, ये जो फोर्स की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अभी आपने पढ़ी, E इक्वल्स टू F/Q नॉट, यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो E एज इट इज रहेगा, F की जगह ये पूरा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, पूरा का पूरा यही आ जाएगा F की वैल्यू, और ये Q नॉट यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से Q नॉट से Q नॉट कट हो जाएगा। जैसे ही ये Q नॉट कट होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो अभी आपने इसके दो फॉर्मूले देखे, एक कौन सा, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज में क्या पता लगा कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का टेस्ट चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वहां पे चार्ज का इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निकल के आएगी। और ये वाला जो वो किसके टर्म्स में है, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड, और सोर्स चार्ज के टर्म्स में क्या, E is directly proportional to किसके निकल के आ रहा है यहाँ पे, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के। इट मींस जितना ज्यादा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अंशिका, मैम एक्चुअली हमारा नेटवर्क लैग हो रहा है, समझ ही नहीं आया कुछ तो। चलो कोई नहीं, उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया जाएगा, देन उसके बाद आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, कोई और में डाउट आपका, किसी बच्चे का? हाँ, तो आपने जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा तो उसमें एक कांस्टेंट देखा होगा, एप्सिलॉन। इस सिंबल का नाम होता है, अपनी ऑडियोज म्यूट कर दीजिए। इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन। और अगर हम इसको बोले कि इसको हम किसके थ्रू डिनोट करवाते हैं, तो इससे हम डिनोट करवाते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जो भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इसको हम डिनोट कराते हैं किससे, एप्सिलॉन से।
नाउ अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज दिस परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी रिलेट करती है किससे? मीडियम की प्रॉपर्टी से। मीडियम की प्रॉपर्टी मतलब कि जो भी चार्ज जिस भी मीडियम में हमने रखे हैं, आइदर उसको हमने किस में रखा है, वैक्यूम में रखा है, और हमने उसको किसी भी मतलब हमने मीडियम में रखा है, वाटर में भी रख सकते हैं या एयर, किसी भी मीडियम, गैसेस मीडियम में रख सकते हैं। तो उस केस में उस मीडियम की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी। अब आसान बात में हम इसे कैसे याद रखें कि परमिटिविटी एक्चुअली होती क्या है? तो आपने एक वर्ड सुना होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम रुकावट भी कहते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट भी कहते हैं। तो अगर हमने किसी भी मीडियम में कोई भी दो चार्जेस रखे हैं Q1 एंड Q2, तो उस पर्टिकुलर मीडियम में रखने के बाद ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कितना एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं, उस पर्टिकुलर मीडियम की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं किसकी, सॉलिड मीडियम की, कोई भी सॉलिड मीडियम ले लो, ठीक है? सॉलिड मीडियम की, और उस सॉलिड मीडियम में आपको पता है कि जो उसमें पैकेजिंग होती है एटम्स की, वो क्या होती है? टाइटली होती है। पैकेजिंग एटम्स की टाइटली होती है, तो इट मींस ये जो हमने चार्जेस रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा आ जाएंगे तो इट मींस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अभी मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परमिटिविटी। तो इट मींस कि सॉलिड की परमिटिविटी, सॉलिड में रेजिस्टेंस, सॉलिड में इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, वो रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा, इट मींस कि परमिटिविटी सॉलिड के लिए क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, हाई परमिटिविटी होती है। लेकिन अगर मैं वैक्यूम की बात करूं या फ्री स्पेस की बात करूं, वैक्यूम और फ्री स्पेस में क्या होता है? यहाँ पे बीच में इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई एटम्स वगैरह आएंगे या मॉलिक्यूल्स आएंगे? कुछ नहीं आएगा। तो जब वहां पे कुछ भी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, तो इट मींस हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि जो भी फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में परमिटिविटी सबसे लो होती है, सबसे लो होती है, ठीक है? तो जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपने पढ़ा होगा, एप्सिलॉन नॉट आ रहा था उसमें, ठीक है? तो एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि सबसे कम देखी जाती है किसमें? फ्री स्पेस या वैक्यूम में देखी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन। वो क्वांटिटी जो दोनों चार्जेस के बीच में क्या कर रहा है, वहां पे उनके बीच में इंटरेक्शन जितना वहां पे उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी उतनी ही वहां पे हाई होगी, ठीक है? तो ये होता है उसमें परमिटिविटी। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सेशन जो होगा वो होगा 10:50 AM में। उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी 1 बाय 1। तो आपसे आई होप कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको ज्वाइन करेंगे। जितने ज्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट सेशन में करवाए जाएंगे उनको आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में कॉपी करना है, ठीक है? और इसके अलावा आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद भी करके आना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आज का आपका जो होम असाइनमेंट है वो वही होगा जो आपको आज वीडियो सीरीज मिल रखी है, उससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स दूंगी। तो नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि ज्यादा बर्डन मैं भी नहीं चाहती आप पे डालूं। तो इसलिए होम असाइनमेंट आपका वही है कि आपको वो वीडियो सीरीज प्रॉपरली देखनी है और फिर उनके नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है? तो उसके बाद थोड़ा कुछ मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। अगर इससे पहले किसी और बच्चे को क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है, क्योंकि अब टाइम जाने वाला है। यस मैम। मैम यस, पूछो। मैम अगर ना किसी मीडियम में रख देंगे ना उसे, तो उसकी परमिटिविटी हाई होगी कि लो? मीडियम में जो पैकेजिंग ऑफ एटम है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा वहां पे उसकी परमिटिविटी। जैसे सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड के केस में रेजिस्टेंस क्या होगा? दो चार्जेस के बीच में ज्यादा होगा कि कम होगा? सॉलिड में पैकेजिंग क्या होती है एटम्स की? ज्यादा क्लोज होती है कि दूर दूर होती है? क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोज। हाँ, तो इट मींस अगर समझ लो कोई भी दो चिल्ड्रंस हैं, किसी भी क्लास में दो बच्चे हो, ठीक है? तुम्हारे बीच में अगर बहुत सारे बच्चे बैठा दिए जाए तो क्या आपस में तुम दोनों के बीच में बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी।
नहीं। तो इट मींस जितने ज्यादा एटम्स बीच में आएंगे उतना ही ज्यादा परमिटिविटी होगी, उतना ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अगर हम गैसेस मीडियम की बात करें तो गैसेस मीडियम में परमिटिविटी क्या होगी, कम होगी। ओके ओके मैम। तो सबसे बता सकते हो मुझे कि सबसे कम परमिटिविटी किसकी होगी? फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में या वैक्यूम में होगी। वेरी गुड वेरी गुड। अंशिका ही बोल रही है कि सौम्या? दोनों ने बोला। अच्छा ओके ठीक है। तो उसके बाद और किसी को कोई डाउट है फटाफट